नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 जिसका नाम है प्राणियों में पोषण, इसके प्रश्न उत्तर को लेके आया हूँ। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को लेके आया हूँ। ऑलरेडी हमने इस चैप्टर के बुक को पढ़ रखा है और उसके वीडियोस भी यूट्यूब पे आ चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देखें। और इसके नोट्स का भी डिस्कशन हो चुका है और इसके आज प्रश्न उत्तर की बारी है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें उचित शब्दों को चुन के जितने भी इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स है उनको भरना है। तो सबसे पहला क जो क्वेश्चन है वो कहता है मानव पोषण के मुख्य चरण डैश 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 एवं डैश, मतलब 1 2 3 4 और 5 पॉइंट्स हमको इसके अंदर भरने हैं। पहले में क में तो देखते हैं इसमें भरना क्या है। तो उत्तर में हमने लिखा है इसमें अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन। हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 पॉइंट निष्कासन तक को करना है। पहले वाला जो पॉइंट है मानव पोषण के मुख्य चरण, तो उसमें आप क्या भरोगे, अंतःग्रहण भरोगे। और उसके बाद जो ये दूसरा पॉइंट है उसमें आप पाचन डालोगे। जो तीसरा पॉइंट है उसमें आप अवशोषण डालोगे। और चौथा जो पॉइंट है ये वाला, इसमें आप स्वांगीकरण डालोगे। और लास्ट वाला जो है निष्कासन, मतलब कि हम इसे निकाल देते हैं अपने शरीर के अंदर से। तो ये हमारा क का उत्तर होगा। अब हम ख की बात करेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़े ग्रंथि का नाम क्या है। इंसान के शरीर के अंदर जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उसका नाम क्या है। उसका नाम है यकृत। याद रखिएगा उसका नाम क्या है, यकृत है। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश का स्राव होता है, मतलब किसी का बहाव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और इसके साथ पाचक रस का स्राव होता है। पाचक रस का मतलब होता है ऐसा वहां पे जो हमारा रस है जो हमारे किए गए भोजन को पचाने का काम करता है, उसको पेट के अंदर पचाने का काम करता है। और यह भोजन पर क्या करता है, अपना क्रिया करता है। वह कहता है क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्ध बने होते हैं, मतलब छाप टाइप का बना होता है जो डैश कहलाता है। क्या कहलाता है, दीर्घ रोम कहलाता है। जो हमारे क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पे उंगली के समान छाप बने होते हैं उसे हम दीर्घ रोम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है अमीबा अपने भोजन का पाचन डैश में करता है। तो अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है। ये आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, खाद्य धानी में अमीबा अपने भोजन का पाचन करता है। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित करना है, टिक मारना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला पॉइंट हमारा कहता है मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। दूसरा है जीव लाल ग्रंथि को यहाँ पे लार होगा, आर होगा। जीव लाल ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। ये जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पे दिए गए हैं इनमें आपको सही और गलत उत्तर भरना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारा कहता है मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है, तो ये गलत है क्योंकि मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ नहीं होता है। दूसरा है जीभ लार ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। तो जीभ जो है वो लार ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में, मतलब जीभ के साथ वो चबाया जाता है, भोजन ग्रंथि के साथ मिलाया जाता है। और जो है वो सत्य होगा, ये सही है क्योंकि जीभ जो है वो लाल ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करता है। जब भी हम भोजन करते हैं तो जीभ जो है वो खाने को चारों तरफ चलाने में मदद करता है ना, इसलिए इसे हम सत्य कहेंगे। अब तीसरा पॉइंट हमारा कहता है पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। तो ये भी हमारा सत्य है। देखिए इसके उत्तर भी नीचे है, यहाँ पे मिस्टेक से असत्य लगा हुआ था, मैंने इसीलिए अ को काट के इसे सत्य बना दिया है।
तो आप ख को सत्य मानिएगा कि जीभ जो है वो हमारे भोजन में लार को मिलाने में सहायता प्रदान करता है। साथ ही साथ पित्ताशय में जो पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, ये भी सत्य होगा। और घ प्रश्न कहता है रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं, ये भी सत्य है। क्योंकि जितने भी जानवर है, जैसे कि गाय भैंस की अगर हम बात कर लें, तो ये क्या करते हैं, ये पहले भोजन को निगल लेते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें अपने मुंह तक लाके वापस उन्हें चबाते रहते हैं। हम तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से सही विकल्प पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। इसमें भी आपको सही और गलत बताना है। विकल्प वाले प्रश्न है जिसमें क जो है वो हमारा कहता है वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग से होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो वसा को पचाने वाला जो अंग होता है उसे हम क्षुद्रांत कहते हैं। ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर होगा। इसके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग के द्वारा होता है वो क्या है, अमाशय है, ग्रसिका है, क्षुद्रांत है, बृहतांत्र है। उत्तर इसका आपको देखिए चौथा यहाँ पे बताया गया है जो है बृहतांत्र है। आपको जब भी प्रश्न पूछा जाएगा जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है उसका नाम क्या है, तो वो है बृहतांत्र। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न हमारा कहता है कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान हमें बी के साथ करना है। मैचिंग वाले क्वेश्चन है। कॉलम ए में आपको दिया गया है जैसे कि यहाँ पे खाद्य घटक है और दूसरे में पाचन के उत्पाद हैं। तो अब इसे बताना है कि कौन सी जो है प्रक्रिया किसके साथ आएगी। तो सबसे पहला हमारा कहता है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट के साथ आपका शर्करा जाएगा। है प्रोटीन, प्रोटीन जो है वो हमारा एमिनो अम्ल के साथ जाएगा। वसा, तो ये हमारा वसा जो है वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल के साथ जाएगा। हालांकि उत्तर नीचे यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर है एक के साथ बी को मिलाया गया है। तो यहाँ पे आमने सामने दिया गया है, पहले का दूसरा है, ख का तीसरा है, गौ का पहला है। आप ऐसे भी अपने कॉपी में नोट करके इसे याद कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा कहता है दीर्घ रोम क्या है, कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या हैं। तो देखिए दीर्घ रोम छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अनेकों उंगली के आकार के समान उभरी हुई संरचना पाई जाती है, उभरी हुई छाप पाई जाती है और इसी छाप को हम दीर्घ रोम के नाम से जानते हैं और इसे रंसाकुर भी कहते हैं। कार्य क्या होता है वो भी जान लेते हैं। दीर्घ रोम किस तरह से कार्य करता है। दीर्घ रोम जो है वो पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु, जितना भी खाना पच जाता है उसका अवशोषित करके आंत की आंतरिक सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है तथा पाचित जो खाना पच गया उसका अवशोषण कर रक्त में मिलाने का काम करता है। खाने के अंदर से एनर्जी निकाल के हमारे खून तक पहुंचाने का काम दीर्घ रोम के द्वारा ही होता है। प्रश्न हमारा कहता है पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। तो पित्त का रस निर्माण जो है वो यकृत में होता है। याद रखिएगा पित्त रस का निर्माण जो है वो यकृत में होता है और यकृत लाल भूरे रंग की एवं शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। एक तो ये लाल भूरे रंग का होता है और शरीर के सबसे बड़े ग्रंथि के रूप में यकृत को माना जाता है। पित्त रस जो है वो पित्ताशय नाम की थैली में संग्रहित होता रहता है। पित्त रस की अगर हम बात करें तो पित्त रस जो है वो पित्ताशय नाम के ग्रंथि में मतलब थैले में संग्रहित होता है। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वसा को पचाने में पित्त रस कारगर माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन मिनटेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण भी बताइए। देखिए हमें कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताना है जिसका पाचन सिर्फ और सिर्फ रूमिनेंट के द्वारा होता है, रूमिनेंट के द्वारा किया जाता है परंतु मानव के द्वारा नहीं किया जाता है। तो देखिए रूमिनेंट अथवा रुमंथी सेलुलोस नामक जो कार्बोहाइड्रेट है वो पाचन करते हैं, जबकि इसका पाचन जो है इसको पचाना जो है वो मानव नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ यही रूमिनेंट ही कर सकते हैं, मानव के द्वारा नहीं होता है। रोमंथी पशुओं में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में थैली नुमा संरचना पाई जाती है, एक थैला नुमा जगह पाया जाता है जिसमें कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं और इन जीवाणुओं में सेलुलोज को पचाने की क्षमता होती है, जबकि मनुष्य में इन जीवाणुओं के अभाव के कारण सेलुलोज को पचाने की क्षमता नहीं होती है।
इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये कुछ वैसे कार्बोहाइड्रेट्स है जिनको पचाने का काम रूमिनेंट तो कर सकते हैं, लेकिन मानव के द्वारा इसे नहीं पचाया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? आपने कई बार ऐड में भी देखा होगा, ग्लूकोज पीते ही, ग्लूकोन डी पीते ही एकदम एनर्जी आ जाता है, लोग काम करने लगते हैं। तो वही कह रहा है, क्या कारण है, ऐसे कौन सी बातें हैं जिससे ग्लूकोज पीते ही ऊर्जा तुरंत हमें मिल जाता है? तो देखिए, हमारे शरीर में ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तुरंत हो जाता है, बहुत जल्दी हमारे शरीर के अंदर मिल जाता है, और इसी प्रक्रम में ऊर्जा भी मुक्त होती है, ऊर्जा रिलीज होती है। यही ऊर्जा शरीर के विभिन्न भागों को अतिशीघ्र उपलब्ध हो जाती है, बहुत जल्दी यह ऊर्जा बनती है, बहुत जल्दी यह ऊर्जा मानव के शरीर के आंतरिक हिस्सों में पहुंच जाती है। इसीलिए लोग बहुत जल्दी ही अपने आप को तरोताजा फील करने लगते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है? आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है? पहला तो है पचे भोजन का अवशोषण, दूसरा है भोजन को चबाना, तीसरा है जीवाणु नष्ट करना, चौथा है भोजन का संपूर्ण पाचन, पांचवा है मल का निर्माण। तो देखिए, पहले में अगर भोजन को चबाना, तो यहाँ पचे हुए भोजन का अवशोषण करना कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। आपको यहाँ पे लिखना होगा, छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। भोजन चबाया कहाँ जाता है? मुंह से, तो आप यहाँ पे मुख लिखिए। तीसरा है जीवाणु नष्ट करना, तो ये अमाशय में होता है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी आंसर हैं वो नीचे संलग्न किए गए, आप नीचे से भी लिख सकते हैं। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में ही होता है, और मल का निर्माण जो होता है वो बड़ी आंत में होता है। तो पहले का उत्तर ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, चौथे का ये है, और पांचवे का ये है। ये आप अपने कॉपी में नोट करके फिर इसे याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 10 कहता है, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। देखिए, मानव एवं अमीबा के पोषण में एक समानता यह है कि जटिल खाद्य सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जो जटिल खाद्य होते हैं उसे सरलता से परिवर्तन कर दिया जाता है, और इससे ऊर्जा भी मुक्त होता है। और दोनों में अंतर ये है कि मानव में विकसित पाचन तंत्र, मानव के अंदर जो पाचने की तरीके हैं या तंत्र हैं, ये पाया जाता है, जबकि अमीबा एक कोशिकीय जीव होने के कारण पाचन तंत्र का विकसित नहीं कर पाता है, पाचन तंत्र इसके अंदर नहीं होता है, इसका अभाव होता है। 11वां प्रश्न हमारा कह रहा है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के साथ कापो करना है। तो कॉलम ए में आपको दिया हुआ है लाल ग्रंथि, अमाशय, यकृत, मलाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत्र। तो यहाँ पे आपको इसका मिलान बी के साथ करना है, ऑप्शन 1 को ऑप्शन 2 के साथ मिलाना है। तो देखिए, पहला है लाल ग्रंथि, तो ये क्या करता है? ये करता है लाल रस को स्रावित करता है। लाल ग्रंथि जो है वो लाल रस को स्रावित करता है, मतलब निकालता है। देखिए, इसका उत्तर आपको यहाँ नीचे भी दिया गया है। दूसरा है हमारा यहाँ पे अमाशय। अब यहाँ पे अमाशय में देखिए, अम्लों का निर्मोचन, मतलब अम्लों का बनना। तो अम्लों का निर्मोचन किस में है? चौथे में है, तो आपको उसको चौथे में लगाना है। तीसरा है यकृत। अब यकृत क्या होता है? तो तीसरे का पॉइंट यहाँ देखिए, यकृत होता है पित्त रस का श्रवण करता है। तो यहाँ पे पित्त रस का श्रवण कहाँ है? ऊपर में सबसे 1 नंबर में दिया गया था, इसको आप 1 के साथ मैच कर दो। अब है मलाशय। अब मलाशय का मतलब होता है मल त्याग करना, मल का त्याग करना। अब क्षुद्रांत है, तो यहाँ पे क्षुद्रांत का भी आंसर दिया हुआ है, पाचन का पूरा करना। मतलब क्षुद्रांत के सामने आप क्या लगाओगे? पाचन को पूरा करना। बृहदांत के सामने क्या लगाओगे? जल का अवशोषण करना। इसके आगे जो हमारा 12वां क्वेश्चन है, वो हमारे बुक में एक डायग्राम दिया गया है 2.1 में, जिसमें मानव के पाचन तंत्र के बारे में बताया गया है। तो इसी पाचन तंत्र को आपके अंगों के नाम बताने हैं, जहां जहां पे आपको बताया गया है, जैसे कि अमाशय वगैरह है। अब मैं आपको यहाँ पे नाम लिख के बता दूं। देखिए, यहाँ पे है, ये हमारी ग्रसिका नली है, ये यकृत है, ये पित्ताशय है, ये मुख कुहिका है, ये लाल ग्रंथि है, ये अमाशय है, ये अग्नाशय है, क्षुद्रांत है, बृहदांत है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। ये हमारा मलाशय है, ये गुदा द्वार है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है।
कि अमाशय आएगा, पिताशय, यकृत, अग्नाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत, मलाशय, गुदा। तो ये आपको यहाँ पे बताने पड़ेंगे। प्रश्न नंबर 13 कहता है, क्या हम केवल हरी सब्जियां घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा करना है। तो देखिए, हरी सब्जी एवं घास पर जीवन निर्वाह करना संभव नहीं है, क्योंकि सब्जी एवं घास से हमारे लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। कुछ पोषक तत्व जो है वो हमें अन्न से मिलता है, दालों से मिलता है, दूध से मिलता है। तो सिर्फ और सिर्फ यदि आप घास, पत्ती, फूल खाओगे, उससे तो आपके जीवन चलने वाले नहीं है। अतः सब्जियों के साथ साथ अन्य खाद्य पदार्थों को भी हमारे भोजन में शामिल होना आवश्यक है। इस तरह से आपने देखा एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 प्राणियों में पोषण। इसके प्रश्न उत्तर यहाँ पे समाप्त हो गए। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।